गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक जब खत्म किया था, L1 जब खत्म किया था, हमने बताया था बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप। तो आज मैं कंप्लीटली बताऊंगा कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और उन स्टेप में कौन कौन से टूल्स या आनुवंशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से सामान या बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से सामान, कौन कौन से संसाधनों का उपयोग होता है, ये अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो बेटा, ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है और इस केंद्रक के अंदर हमारी वांछित जीन है। तो हम क्या बोलेंगे? वांछित जीन युक्त डीएनए, वांछित जीन युक्त कोशिका। क्या बेटा? वांछित जीन युक्त कोशिका। एक कोशिका वो है जिसमें हमारा वाहक या वेक्टर प्रेजेंट है, वाहक प्रेजेंट है जो इस वांछित जीन को कैरी करने का, इस वांछित जीन को स्थानांतरित करेगा किसमें? परपोषी कोशिका में। तो एक कोशिका हमारी ये है, इसे बोलेंगे वाहक युक्त कोशिका, वाहक युक्त कोशिका। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा कि हमें इस न्यूक्लियस में से, इस केंद्रक में से, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक से क्या निकालना है? डीएनए को बाहर निकालना है, डीएनए को बाहर निकालना है, क्योंकि हमारा वांछित जीन किसमें? इस डीएनए में ही है। और इधर से हमें क्या निकालना है? ये वेक्टर निकालना है, वाहक निकालना है। ये है वाहक, इसको बाहर निकालना है। बात समझ आई? तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या, भाई ये मान लो पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है। पादप कोशिका है तो हमें कोशिका भित्ति भी गलानी पड़ेगी और कोशिका झिल्ली भी गलानी पड़ेगी। ठीक है, यदि जंतु कोशिका तो कोशिका झिल्ली गलानी पड़ेगी। बैक्टीरियल कोशिका है, मान लो बैक्टीरिया है, तो फिर भी ये कोशिका हमें गलानी पड़ेंगी, मतलब इसके आवरण गलाने पड़ेंगे। बात समझ? इसी प्रकार इसके आवरण गलाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ एंजाइमों का यूज करते हैं, कुछ एंजाइमों का यूज करते हैं, इन्हें कहते हैं लयनकारी एंजाइम। क्या बोलते हैं बेटा? लयनकारी एंजाइम। ठीक है, तो लयनकारी एंजाइमों को जब हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमें यहां से क्या मिल जाता है? ये डीएनए मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? डीएनए, जिसमें हमारी वांछित जीन उपस्थित है। तो इसे क्या बोलेंगे? वांछित जीन युक्त डीएनए। ठीक है, इधर से हमें क्या मिल जाएगा? वाहक मिल जाएगा। ये सारी चीज गल जाएंगी, हमें क्या मिल जाएगा? वाहक। ये वाहक मिल गया हमें। क्या मिल गया? वाहक। नेक्स्ट काम क्या करना है? इसमें से हमें, मान लो कोई भी है, मान लो ये वांछित जीन है हमारी, ये वाली वांछित जीन है, तो पहले क्या करना है? इस पूरे डीएनए से वांछित जीन कट करनी है। क्या करनी है? वांछित जीन को बाहर निकालना है और जितनी लंबाई वांछित जीन के उतना बड़ा यहां पे भी कट मारना है। क्या करना है? कट मारना है। मानना है या नहीं मानना है? दोबारा सुनो, इस डीएनए में क्या है? वांछित जीन है। तो पहले तो क्या निकालनी है हमें इसमें से? वांछित जीन। क्या बेटा? वांछित जीन। ठीक है, और फिर वांछित जीन लगा के जितनी इसकी लंबाई उतने इसमें कट मारना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या मानेंगे? इसके लिए हमें क्या एंजाइम यूज करने पड़ेंगे जो इस डीएनए को काटते हो। तो उसे क्या बोलेंगे? विदलनकारी एंजाइम। क्या बोलेंगे बेटा? विदलनकारी एंजाइम। ये सारे एंजाइम अपन डिटेल में पढ़ेंगे। या मेन विदलनकारी एंजाइम जो होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं REN। क्या बोलते हैं बेटा? REN। मेरी बात समझ में आई? तो हुआ क्या, जब हमने इस विदलनकारी एंजाइम से इसे काटा तो डीएनए बहुत सारे भागों में कट हो गया। डीएनए क्या हो गया? छोटे छोटे भागों में कट हो गया। इस प्रकार डीएनए क्या हो गया? छोटे छोटे भागों में कट हो गया। इसी में क्या थी? एक डिजायर्ड जीन भी है। ठीक है,
इसी प्रकार इस वाहक को भी हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। क्या कर लिया, कट कर लिया वांछित जीन की लंबाई के आधार पर। मेरी बात समझ में आई? अब देखो ये क्या होता है, ये जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ क्या डीएनए के बहुत सारे खंड मिल रहे हैं, डीएनए के बहुत सारे खंड मिल रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, डीएनए के खंड। तो इस डीएनए के खंड से हमें क्या निकालनी पड़ेगा, ये वांछित जीन को अलग करना पड़ेगा। भाई डीएनए तो बहुत छोटा होता है, ऐसा तो नहीं आंखों से दिख जाएगा हमें, या इजीली माइक्रोस्कोप से भी इजीली दिख जाएगा और हमने उठा लिया, ऐसे नहीं उठाना पड़ता है। इसको क्या होता है, अलग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अलग। तो यहां पे क्या करेंगे, हम वांछित जीन को अलग करेंगे। क्या करेंगे, वांछित जीन को अलग करेंगे। वांछित जीन को अलग किया तो ये आ गई हमारी वांछित जीन। इस वांछित जीन को मैं ब्लैक पेन की बजाय रेड पेन से शो करता हूं, है बेटा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वांछित जीन है हमारी, क्योंकि वो वेक्टर मैंने ब्लैक कलर का ले लिया। तो ये हो गई वांछित जीन, हमने अलग कर ली। बात समझ में आई बेटा? क्या अलग कर ली हमने, वांछित जीन हमें मिल गई। अब इस वांछित जीन को इस वांछित जीन को किसके साथ जोड़ना है हमें, इस वाहक के साथ। किसके साथ जोड़ना है, वाहक के साथ। तो लो भैया इसे जोड़ते हैं हम, वांछित जीन को किसके साथ जोड़ते हैं, वाहक के साथ। जब वांछित जीन और वाहक को एक साथ जोड़ेंगे तो ऐसे एंजाइम हमें चाहिए जो इनको चिपकाने का काम करें, इनको जोड़ने का काम करें। क्या करें, जोड़ने का काम करें। तो उन्हें क्या बोलेंगे, जॉइनिंग एंजाइम। क्या बोलेंगे, जॉइनिंग एंजाइम। और वो क्या, डीएनए लाइगेज। क्या है बेटा, डीएनए लाइगेज। तो हम यहाँ क्या, कौन सा एंजाइम यूज लेंगे, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। बात समझ में आई? तो हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा, ये हो गया वाहक डीएनए, और इस वाहक डीएनए में हमने क्या जोड़ दिया, अब हमारी वांछित डीएनए जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा, वांछित डीएनए जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया? तो इस डीएनए में, अब इस डीएनए में या इस वेक्टर में क्या क्या है, एक तो वाहक डीएनए और एक वांछित डीएनए। एक तो क्या है, वाहक डीएनए, और एक क्या है, वांछित डीएनए। तो इसमें क्या है, वाहक प्लस वांछित डीएनए, और इसे क्या बोलते हैं, अब आरडीएनए बोलते हैं। इसी डीएनए को क्या बोलते हैं, आरडीएनए। क्या बोलते हैं बेटा, आरडीएनए। बात समझ में आई? अब आरडीएनए मिल गया तो देखो हमारे कौन कौन से स्टेप पूरे हो गए। वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण, वांछित जीन की पहचान की हमने, और यहाँ क्या कर लिया, पृथक्करण कर लिया। तो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फिर क्लोनिंग वाहक का चयन, ये क्लोनिंग वाहक है, इसका हमने चयन किया, चयन करके इसको भी अलग कर लिया, तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन, मतलब वांछित जीन और क्लोनिंग वाहक को ऐड करना, या क्लोनिंग वाहक में वांछित जीन का निवेशन। तो देखो भैया, ये वांछित जीन, ये क्लोनिंग वाहक, तो इसको निवेशित कर दिया ना, मतलब आरडीएनए का निर्माण हो गया। भैया हमारा ये भी काम हो गया। अब क्या है, अब इस वांछित जीन युक्त वाहक को किसमें डालना है, परपोषी कोशिका में। किसमें डालना है, परपोषी कोशिका में। देखो मैं बताता हूं बेटा, परपोषी कोशिका में क्यों डालना है। इसे डालना है परपोषी कोशिका में। देखो बेटा, हम ये चाहते हैं कि ये वांछित जीन है, ये वांछित जीन है, यहां लिख देता हूं मैं, लो ये तो है वांछित जीन, और ये क्या है, वाहक। हम चाहते हैं कि हमें वांछित जीन की बहुत सारी कॉपी मिले, हमें वांछित जीन की बहुत सारी कॉपी मिले। तो वांछित जीन की कॉपी कब मिलेंगी, कि जब ये परपोषी कोशिका में से डाल दें, और जब परपोषी कोशिका विभाजित होगी। क्या बेटा, परपोषी कोशिका जब विभाजित होगी तो ये वाहक भी तो विभाजित होगा ना। जब वाहक विभाजित होगा तो हमारी वांछित जीन भी विभाजित होगी, हमारी वांछित जीन भी विभाजित होगी। देखो यहां पे देखो, आप एक बार
मान लो ये एक इकोलाई है, देखो ना, ये तो क्या है, जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए, और इसे बोलते हैं वाहक। क्या बोलते हैं, ये दूसरा वाला है वाहक। देखो ना, ये जीनोमिक डीएनए एक तो सर्वाइवल के, एक तो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। किसके लिए बेटा, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, और दूसरी विभाजन के लिए आवश्यक है, विभाजन के लिए आवश्यक है। ये वाहक होता है ना, ये अतिरिक्त डीएनए होता है। ये क्या होता है, अतिरिक्त डीएनए। क्या होता है बेटा, अतिरिक्त डीएनए। ये ना तो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ना तो ये जीवित रहने के लिए आवश्यक है, और ना ही ये विभाजन के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसलिए हम इसे वाहक के रूप में यूज करते हैं। अब इस कोशिका को जनन करना है, मतलब इसमें दो होने हैं, तो इसमें क्या होता है, द्विगुणन होता है। क्या होता है बेटा, द्विगुणन, मतलब कोशिका दो कोशिका में टूट जाती है। अब कोशिका को टूटने से पहले क्या होगा, इस डीएनए को भी डबल करना पड़ेगा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कोशिका टूटे तो एक में तो ये डीएनए आ जाए और दूसरी में नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इस कोशिका को ये जीनोमिक डीएनए डबल करना पड़ेगा, ये जीनोमिक डीएनए डबल करना पड़ेगा। तो इस जीनोमिक डीएनए डबल होता है, तो ये वाहक डीएनए भी क्या होता है, डबल होता है। ये वाहक डीएनए भी डबल होता है। तो होता क्या, जब ये कोशिका टूटती है तो एक जीनोमिक डीएनए एक कोशिका में, एक जीनोमिक दूसरा जीनोमिक डीएनए दूसरी कोशिका में, एक वाहक इसमें आ जाता है और एक वाहक इसमें आ जाता है। बात समझ में आई। यदि हम इस आरडीएनए को, इस वाहक को, इस वांछित जीन युक्त वाहक को इसमें डाल दें, इस कोशिका में, परपोषी कोशिका में, जब ये डबल होगा तो हमारी वांछित जीन भी तो डबल होगी ना, होगी या नहीं होगी भाई। अब मान लो हमने ये वांछित जीन युक्त वाहक डाल दिया, वांछित जीन युक्त वाहक डाल दिया। जब ये कोशिका जनन करेगी तो ये डबल होगा, तो ये भी डबल होगा, और जब ये डबल होगा तो हमारी वांछित जीन भी क्या होगी, डबल होगी। तो क्या हो गया, हमें एक वांछित जीन युक्त वाहक इसमें चला गया, एक वांछित युक्त वाहक इसमें चला गया। तो हमें कितने मिल गए, दो जीन मिल गए या नहीं मिल गई, दो वांछित जीन युक्त वाहक मिल गए एक तरह से। ये फिर दोबारा जनन करेंगी तो ऐसे हमें बहुत सारी कॉपी मिल जाती हैं, बहुत सारी कॉपी मिल जाती हैं। देखो ना, परपोषी कोशिका के रूप में जनरली हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका को। प्रोकैरियोटिक मतलब मेनली बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो विभाजन, जो जनन की दर होती है वो बहुत तेज होती है। जनन की दर क्या होती है, बहुत तेज। वो मात्र 20 मिनट में डबल हो जाता है, मात्र 20 मिनट में डबल हो जाता है। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, परपोषी कोशिका के रूप में क्या लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका को लेते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मान लो हमने इकोलाई लिया, क्या लिया, इकोलाई। तो ये तो क्या हो गया हमारा जीनोमिक डीएनए। क्या हो गया मेरे बच्चों, जीनोमिक डीएनए। ये तो क्या हो गया बेटा मेरा, जीनोमिक डीएनए। ठीक है, और इसमें मैंने क्या, इसको ट्रांसफर कर दिया आरडीएनए को। तो ये लो आरडीएनए भी आ गया इसमें। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, अब क्या कह सकते हैं इसे, आरडीएनए युक्त परपोषी कोशिका, आरडीएनए युक्त परपोषी कोशिका। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई। अब इस आरडीएनए परपोषी कोशिका को क्या करते हैं, संवर्धन माध्यम में इसकी वृद्धि कराते हैं, संवर्धन माध्यम में इसकी वृद्धि कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अब इसे वो वाला स्टेप इधर से यहां लिख रहा हूं। क्या कराते हैं, इसकी संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराएंगे तो ये आरडीएनए युक्त परपोषी कोशिका या रूपांतरित परपोषी कोशिका कह सकते हैं। तो ये क्या है, रूपांतरित या आरडीएनए, क्या बोले, रूपांतरित या आरडीएनए युक्त परपोषी कोशिका में क्या होगा, गुणन होगा। तो गुणन होगा तो क्या होगा,
हमारी वांछित जीन भी क्या होगी, वांछित जीन की भी संख्या बढ़ेगी। तो हमारी क्या होगी, वांछित जीन की भी संख्या बढ़ेगी। तो देखो आरडीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन हो गया बेटा। अब हमारी क्या होगी, क्लोन की गई, मतलब वांछित जीन की पहचान भी करनी है और उसे अलग करना है। अब वांछित जीन हमें मिल गई, तो अब इन वांछित जीन को पहचान के क्या करना है, अलग कर लेनी है। अब क्या करना है, इनका सेपरेशन, वांछित जीन को अलग कर लेना है, वांछित जीन को अलग कर लेना है। और अलग करके क्या करना है, अभिव्यक्त कराना है इसको। क्या कराना है, अभिव्यक्त। क्या कराना है बेटा, अभिव्यक्त। तो इससे क्या मिलेगी हमको, उत्पाद मिलेगा। क्या मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। तो इसे क्या कराते हैं, अब अभिव्यक्त कराते हैं। अभिव्यक्त कराएंगे तो हमें क्या मिलेगी, प्रोटीन या उत्पाद। क्या मिलेगा, प्रोटीन या उत्पाद। अब मेरी एक बात सुनो बेटा, यदि ये वांछित जीन इंसुलिन बनाने वाली जीन है तो हमें क्या मिली, इंसुलिन मिला। ये प्रोटीन, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, तो हमें इंसुलिन मिला। अब इस इंसुलिन का उपयोग हम कर सकते हैं ना, मान लो मेरे को डायबिटीज मेलाइटिस है तो मेरे को बाहर से इंसुलिन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। मेरी बात समझ में आई। तो देखो आरडीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन करा दिया हमने। क्या करा दिया, गुणन करा दिया। फिर क्या किया, संवर्धन माध्यम से गुणन किया तो बहुत सारी वांछित जीन बनी। तो इन वांछित जीनों को पहचाना और इनको अलग किया। अलग करने क्या किया, जीन की अभिव्यक्ति कराई, जिससे हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, उत्पाद। क्वेश्चन आता है कि संवर्धन माध्यम क्या होता है। देखो ना, संवर्धन माध्यम क्या होता है, वह माध्यम जिस पर किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाए या किसी भी सूक्ष्म जीव की ग्रोथ कराई जाए। वह माध्यम जिस पर किसी भी सूक्ष्म जीव की ग्रोथ कराई जाए। देखो आप दही जमाते हो, क्या जमाते हो, दही। आपने एक लोटा लिया और इस लोटे में दूध है। क्या है बेटा, दूध है। और इसमें थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया, दही डाल दिया। दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस है। क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जब से डाला तो क्या हुआ, जब हमने सुबह देखा, सुबह हमने क्या देखा कि ये दूध किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, दही में। किस में, दही में। देखो बेटा ये दूध दही में कन्वर्ट नहीं हुआ है, समझो मेरी बात। ये क्या हुआ, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने, इन्होंने क्या किया, दूध को खा लिया। दूध को खा लिया और दूध को खा के इन्होंने क्या किया, अपनी संख्या में वृद्धि करी। अपनी संख्या में वृद्धि की। मेरी बात समझ में आई। इन्होंने क्या किया, दूध को खाया और खा खा के जनन किया। जब लैक्टोबैसिलस ने इस दूध को खाया तो क्या हुआ, इसने अपनी संख्या में वृद्धि करी। क्या करी, अपनी संख्या में वृद्धि करी। तो हमें क्या मिला, दही मिला। क्या मिला, दही। तो मेरी बात समझ, दही में क्या है, बहुत सारे लैक्टोबैसिलस है। हमने कितना डाला, 1 चम्मच लैक्टोबैसिलस डाला आधी किलो दही दूध में। सुबह हमने क्या, आधी किलो लैक्टोबैसिलस प्राप्त हुए, मतलब 20 मिनट में क्या हो जाता, डबल हो जाता। इसलिए हमें बहुत सारे लैक्टोबैसिलस प्राप्त हुए। तो इस दूध को हम क्या बोलते हैं, संवर्धन माध्यम। इस दूध को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, संवर्धन माध्यम। इसको क्या बोल रहे हैं, संवर्धन माध्यम। और इस बैक्टीरिया को क्या बोल रहे हैं हम, संवर्धन। क्या बोल रहे हैं, संवर्धन कल्चर। बात मेरी समझ में आई। तो संवर्धन माध्यम क्या है, ऐसा माध्यम या ऐसा पोषक माध्यम जिस पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव की वृद्धि कराते हैं। मेरी बात यहां तक क्लियर है। अब देखो भैया हमारे इस पूरे स्टेप में क्या क्या काम में आया। देखो बेटा, एक तो काम में आए हमारे एंजाइम। क्या बेटा, क्या क्या काम में आए हमारे एंजाइम। अब देखते बेटा क्या क्या काम में आया अपन के। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में हमारे क्या क्या काम आया, तो हम क्या लिखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के संसाधन। तो पहला तो क्या था हमारा, एंजाइम। क्या यूज हुए, एंजाइम। भाई बहुत सारे लयनकारी एंजाइम, फिर विदलनकारी एंजाइम, फिर जॉइनिंग एंजाइम, फिर और भी एंजाइम यूज हुए हमारे। फिर का और क्या यूज हुआ हमारा, वाहक। क्या हुआ, वाहक। और क्या यूज हुआ हमारा, वांछित जीन। क्या बेटा, वांछित जीन। और चौथा हमारा क्या यूज हुआ, परपोषी कोशिका। क्या यूज हुई,
परपोषी कोशिका। क्या हुई जो बेटा? परपोषी कोशिका। तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंजाइम, वाहक, वांछित जीन और परपोषी कोशिका। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरी बात यहां तक आपके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? ठीक है, अब दोबारा एक बार फिर देख लो, ये बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप हैं। ये क्या है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप, ठीक है? वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण, क्लोनिंग वाहक का चयन एवं पृथक्करण, फिर वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन, फिर आरडीएनए, मतलब ये निवेशन वांछित जीन और क्लोनिंग वाहक को जब मिला देंगे तो क्या बनेगा? आरडीएनए। फिर आरडीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। फिर क्या हुआ? जब आरडीएनए परपोषी कोशिका गुणन करेगी तो बहुत सारे वांछित जीन बनेंगी। तो उन वांछित जीनों की पहचान एवं पृथक्करण, और पृथक्करण करा के उनकी अभिव्यक्ति कराना। क्या कराना? अभिव्यक्ति। ये बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप है। इसमें हमने क्या किया? ये हमारी एक ऐसी कोशिका है जिसमें वांछित जीन युक्त डीएनए है, या वांछित जीन युक्त डीएनए है ये, ठीक है? ये क्या है? वाहक। क्या है बेटा? वाहक। हम वाहक को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी वाहक या ऐसा कोई भी डीएनए जो वांछित जीन को, क्या बेटा? वांछित जीन को कहां ट्रांसफर करता है? परपोषी कोशिका में। कहां करता है? परपोषी कोशिका में। ये तो इनको पहले हमने अलग किया, बाहर निकाला। बाहर निकालने के लिए क्या किया? इसके जितने भी इसके ऊपर आवरण है वो गलाए। तो उसके लिए हमको करते हैं लयनकारी एंजाइम यूज करते हैं। मैं अभी बताऊंगा लयनकारी एंजाइम कौन कौन से होते हैं। वांछित जीन बाहर आ गई, वाहक भी बाहर आ गया। अब इस डीएनए में वांछित जीन हमें बाहर निकालनी है। ये बहुत बड़ा डीएनए है, इसमें वांछित जीन तो हमें छोटी सी है, इसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए क्या, और इधर हमें वाहक को काटना है जिससे वांछित जीन वहां पे ऐड कर सके। तो हमने क्या किया? विदलनकारी एंजाइम। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ? डीएनए के बहुत सारे स्ट्रैंड, वो छोटे छोटे अणु प्राप्त हुए। क्या हुए? छोटे छोटे खंड प्राप्त हुए। तो इन खंडों से हमने वांछित जीन को अलग किया, पृथक्करण किया। इस पृथक्करण के लिए ना एक प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अब ये अलग कर ली। इसके बाद हमने क्या किया? लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में, क्या बेटा? लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में हमने क्या किया? इस वांछित जीन को, क्या बेटा? इस वांछित जीन को किसके साथ जोड़ दिया हमने बेटा? इसको किसके साथ जोड़ दिया? इस वेक्टर के साथ, इस वाहक के साथ जोड़ दिया। जब ये जोड़ दिया तो इस प्रकार की संरचना मिली। इसे हमने बोला आरडीएनए। आरडीएनए जिसमें क्या है? वांछित जीन युक्त डीएनए है और क्या है बेटा? वाहक है, दोनों है। इस आरडीएनए को अब हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? परपोषी कोशिका में। परपोषी कोशिका ऐसी कोशिका होनी चाहिए जो बहुत तेज डिवाइड होती हो, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होती है। तो हम जनरली प्रोकैरियोटिक कोशिका को यूज करते हैं और मेनली इकोलाई को यूज करते हैं। इकोलाई क्या 20 मिनट में डबल हो जाता है। अब देखो बेटा, जब हमने वाहक, ये वाहक डीएनए और वांछित डीएनए युक्त डीएनए है, मतलब आरडीएनए, इसको इसमें ट्रांसफर किया। जब ये जनन होगा, ये कोशिका डिवाइड होगी, तो ये भी डबल होगा और ये भी डबल होगा। जब ये डबल होगा तो हमारी वांछित जीन भी डबल होगी, ठीक है? तो ऐसे जब डबल होगा तो हमारी वांछित जीन, मैंने यहाँ बताया था वांछित जीन डबल होगी, तो हमें एक जीन से कितनी मिली? 2 जीन। आगे जाके फिर वो कोशिका, उसकी इसकी पुत्री कोशिका डिवाइड होंगी, फिर उसकी पुत्री कोशिका डिवाइड होंगी। तो हमें कुछ ही देर में बहुत सारी, कुछ ही घंटों में बहुत सारी वांछित जीन प्राप्त होंगी, बहुत सारी वांछित जीन प्राप्त होंगी। इन वांछित जीन को हम पहचान लेंगे। क्या कर लेंगे? पहचान लेंगे। पहचान के अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इनकी अभिव्यक्ति कराएंगे, एक्सप्रेस कराएंगे। तो हमें क्या मिलेगी? प्रोटीन। क्या मिलेगी? प्रोटीन, ठीक है? यदि मान लो ये इंसुलिन की जीन है, वांछित जीन इंसुलिन जीन है, तो हमें प्रोटीन मिलेगी। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन ही तो है। बात मेरी समझ में आई? ठीक है। एक मैंने बताया था संवर्धन माध्यम क्या होता है। संवर्धन क्या होता है? मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, जिसे किसी पोषक माध्यम में उसकी वृद्धि कराई जाती है, तो उस पोषक माध्यम को क्या बोलते हैं? संवर्धन माध्यम। और उस जीव को क्या बोलते हैं? संवर्धन। जैसे ये दही है, दूध है, हमारा 1 लोटा दूध है, इसमें शाम को हमने 1 चम्मच दही डाल दिया, लैक्टोबैसिलस। सुबह देखा तो हमने कहा दूध पूरा किस में बदल गया? दही में। मतलब दूध दही में बदल गया, ऐसा नहीं हुआ बेटा। हुआ क्या था कि लैक्टोबैसिलस थी ना, इन्होंने दूध को खा लिया। दूध में जो भी पोषक माध्यम थे उन्हें ले लिया। लेने के बाद क्या हुआ? इन्होंने जनन किया। क्या किया इन्होंने? जनन किया। जनन किया तो अपनी संख्या बढ़ा ली, तो हमें क्या मिले? दही के रूप में क्या है? लैक्टोबैसिलस है।
क्या है मेरे बच्चों? लैक्टोबैसिलस है। मेरी बात समझ में आई? तो इस पूरे माध्यम में, इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या 4 चीजें हमने यूज करी हैं? एंजाइम, वाहक, वांछित जीन और परपोषी कोशिका। ठीक है, तो इन्हें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करेंगे बेटा? डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे एंजाइम। क्या पढ़ेंगे बेटा? एंजाइम। तो देखो हम 3-4 तरह के एंजाइम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे लयनकारी एंजाइम, एक विदलनकारी एंजाइम, एक जॉइनिंग एंजाइम, एक संश्लेषी एंजाइम और एक एल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या बेटा? एल्कलाइन फॉस्फेटेज। देखते हैं एंजाइम। एंजाइम, इसमें हम 4-5 प्रकार के एंजाइम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लयनकारी एंजाइम, दूसरा पढ़ेंगे हम विदलनकारी एंजाइम, तीसरा पढ़ेंगे हम डीएनए लाइगेज, चौथा पढ़ेंगे हम संश्लेषी एंजाइम। क्या बेटा? संश्लेषण एंजाइम। और पांचवा पढ़ेंगे हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो पहला देखते हैं लयनकारी एंजाइम। फर्स्ट आता है लयनकारी एंजाइम, लाइटिक एंजाइम। देखो बेटा, लाइटिक एंजाइम क्या है? जैसे ये हमारी कोशिका है, ये 4 कोशिका बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये हमारी केंद्रक है। ठीक है, और इनमें हमारा डीएनए है। ये है पादप कोशिका, ये है जंतु कोशिका, ये है कवक कोशिका और ये है जीवाणु कोशिका। क्या बेटा? जीवाणु कोशिका। कोई भी कोशिका हो सकती है, वांछित जीन जिसमें उपस्थित है। अब हमें क्या है, अब आप कह रहे होंगे सर ये केंद्रक हैं, ये तो प्रोकैरियोटिक है, सॉरी यूकैरियोटिक है सारी, ये प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता नहीं है। अब इसमें क्या है, पादप कोशिका में क्या है, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है सर। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें जितने भी आवरण है वो घोलने पड़ेंगे। वो आवरण क्या करने हैं, घोलने पड़ेंगे, तभी जाके तो हमारा डीएनए बाहर आएगा। इसलिए ये को क्या यूज करते हैं, लयनकारी एंजाइम। यदि पादप कोशिका है, क्या है बेटा, पादप कोशिका, तो पादप कोशिका के मेनली जो आवरण होते हैं वो किसके बनते हैं, सेलुलोज या पैक्टिन के, सेलुलोज या पैक्टिन के। तो सेलुलोज को गलाने वाला एंजाइम कौन सा है, सेलुलेज, और पैक्टिन को गलाने वाला कौन सा, पैक्टिनेज। तो यहां कौन सा यूज करते हैं, सेलुलेज, और यहां कौन सा यूज करते हैं, पैक्टिनेज। क्या बेटा, पैक्टिनेज। बात समझ, सेलुलेज और पैक्टिनेज। जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका के जो आवरण होते हैं वो किसके होते हैं, प्रोटीन के और लिपिड के। तो प्रोटीन को गलाने वाला प्रोटीएज और लिपिड को गलाने वाला लाइपेज। तो यहां क्या यूज करेंगे, प्रोटीएज और यहां लाइपेज। कवक है, कवक में सेल वॉल, सेल, ये सब किसके अंदर, काइटिन की। तो यहां क्या यूज करेंगे, काइटिनेज। लो हिंदी में लिख देता हूं, ये काइटिनेज। क्या बेटा, काइटिनेज। जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कौन गलाता है, लाइसोजाइम। कौन, लाइसोजाइम। तो यहां क्या करेंगे हम, लाइसोजाइम।
क्या यूज करेंगे? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। बात समझ में आई? तो हमें क्या मिल जाएगा? यहां डीएनए मिल जाएगा। डीएनए मिलेंगे नहीं मिलेंगे हमें? इधर पादप कोशिका का, जंतु कोशिका का, ठीक है, बैक्टीरिया का, ना फंजाई का डीएनए मिल जाएगा, वांछित जीन युक्त मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो ये है लयनकारी एंजाइम। क्या है बेटा? लयनकारी एंजाइम। पादप कोश के लिए कौन सा लयनकारी एंजाइम यूज किया जाता है? सेलुलेज और पैक्टिनेज। क्या बेटा? सेलुलेज और पैक्टिनेज। जंतु कोशिका के लिए प्रोटीएज और लाइपेज। कवक कोशिका के लिए काइटिनेज। और जीवाणु कोशिका के लाइसोजाइम। क्या बेटा? लाइसोजाइम। नेक्स्ट आता है विदलनकारी एंजाइम, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।